अगर आप एक जीवन बीमा अभिकर्ता हैं और आप अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बीमा व्यवसाय के कुछ सीक्रेट्स के विषय में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और यदि यह सीक्रेट्स आपको पता होता है तो इसका लाभ निश्चित रूप से आप अपने एजेंसी में उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि LIC के हर एक ब्रांच में कुछ ऐसे अभिकर्ता जरूर होते हैं जो एक लंबे समय तक सामान्य बिजनेस, सामान्य व्यवसाय करते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब यह सामान्य काम करने वाला अभिकर्ता आपके इच्छा के अनुरूप न होकर बहुत बड़ा बिजनेस कर दिखाता है। और सिर्फ बड़ा बिजनेस ही नहीं करता, आने वाले समय में कई तरह के अच्छे रिकॉर्ड तोड़ लेता है। तो सबसे पहले, क्या आप ऐसे किसी अभिकर्ता को जानते हैं जिसने इस तरह से कार्य किया हो? और अगर आप ऐसे अभिकर्ता को जानते हैं तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा अभिकर्ता इस तरह का व्यवसाय कर कैसे लेता है? दूसरी चीज यह कि क्या आपकी मन की स्थिति कभी कभी ऐसी होती है कि आप किसी दुकान या किसी घर के पास से आप बार बार गुजरते हैं और आप सोचते हैं कि यदि मैं इस घर में रहने वाले व्यक्ति से या इस दुकान में काम करने वाले व्यक्ति से बात कर लूं तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस सेल हो जाएगा। आपके रिश्ते वहां पर बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आप वहां पर बात शुरू नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप पॉलिसी की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब पॉलिसी को क्लोज करने का समय आता है, अपनी बात को और स्पष्ट कर दूं, जब पॉलिसी के नए बीमे की प्रीमियम लेने का समय आता है उस समय आपकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। आप चाहते हैं बोलना लेकिन बोल नहीं पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप साल में 100-200 पॉलिसी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी पॉलिसियां जरूरत से ज्यादा लैप्स होती रहती हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते? यदि ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है या इसके अलावा भी LIC में इस तरह की किसी दूसरी समस्या से अगर आप ग्रसित हैं, दूसरी समस्या से अगर आप परेशान हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब आप तभी जान पाएंगे जब आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आपके समय को नुकसान नहीं करते हैं और हम अपने विषय को शुरू करते हैं। मैं अपने विषय की शुरुआत 2 घटनाओं से करना चाहूंगा और ये दोनों ही घटनाएं इन सभी चीजों को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। पहली घटना 2 दोस्तों की है। इन दोस्तों के मैं कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक दोस्त है जिनका नाम राम है और दूसरा दोस्त है जिनका नाम श्याम है। यह जो राम है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी है। फाइनेंशियली ये काफी मजबूत है, पढ़ने में बच्चा थोड़ा कमजोर है, लेकिन फैमिली स्ट्रांग होने की वजह से इसको इकोनॉमिकल किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक इसका विपरीत श्याम की कंडीशन है। श्याम की जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन श्याम पढ़ने में बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या यह है कि आर्थिक समस्याओं की वजह से वह अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाने में काफी उसको दिक्कत महसूस हो रही है। अब दोस्तों के बीच में तो हर तरह की बातें होती हैं, तो राम और श्याम भी अपने फैमिली की इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपस में इसका डिस्कस करते रहते हैं। एक रोज ऐसा होता है कि इसी तरह के डिस्कस के बीच में राम अपने दोस्त श्याम को अपने घर पर रात्रि के भोजन के लिए निमंत्रण दे देता है। श्याम उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और अगली ही शाम भोजन करने के लिए वह राम के घर चला जाता है। अब जब घर पहुंचता है तो राम के परिवार के दूसरे सदस्य, उसके माता पिता, भाई बहन और भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबसे उसकी मुलाकात होती है, सबसे बातचीत होती है। क्योंकि दोस्ती के नाते एक छोटी सी जानकारी, मतलब श्याम के विषय में जो छोटी सी जानकारी है वह उसके पिता को यानी राम के पिता को भी होती है। भोजन का दौर चलता है। भोजन पानी हो जाने के बाद राम के पिताजी अनायास ही श्याम से पूछ देते हैं कि बेटा ये बताओ तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या चल रहा है। इस पर श्याम कहता है कि अंकल घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसकी वजह से कि मैं चाह कर भी अपने एजुकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रहा हूं ताकि मैं अपने परिवार को आर्थिक सपोर्ट कर पाऊं। क्योंकि श्याम पढ़ने में अच्छा था और इसकी जानकारी राम के पिता को थी, तो राम के पिता ने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो, और यदि तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो इसका फायदा तुम्हें यह हो जाएगा कि जब भी तुम्हें फ्री समय होगा तो अपना वह समय तुम अपनी पढ़ाई में लगा पाओगे और अपने घर को भी सपोर्ट कर पाओगे। बहरहाल यह जो प्रस्ताव होता है यह श्याम को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वह निर्णय कर लेता है कि वह राम के पिताजी की जो फैक्ट्री है, जो प्लांट है, वहां पर वह जाके जॉब करेगा। ऐसा सोचकर वह घर आता है। दूसरे दिन वह पूरी तैयारी करता है, वेल मेंटेन होता है और फिर ऑफिस चला जाता है। यानी कि
राम के पिताजी का जो ऑफिस है वहां पर चला जाता है। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो वहां ऑफिस जैसा कुछ दिखाई ही नहीं देता। वहां पर कुछ जगह पर डिब्बे फेंके हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पानी फेंका हुआ दिखाई दे रहा है, टॉयलेट में यूज होने वाले जो साइफन्स होते हैं उसके टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। बहरहाल यह अब राम के पिताजी से मिलने के लिए बात करता है। वहां जिससे मुलाकात होती है तो वह जो लोग होते हैं वह श्याम को लेकर राम के पिताजी के पास चले जाते हैं। जब वह पहली बार राम के पिताजी को उसके ऑफिस में देखता है, मतलब जहां पर वो काम करते रहते हैं, जहां का उनका प्लांट होता है, जब वहां पर देखता है तो देखता क्या है कि बहुत सारे साइफन रखे हुए हैं। मतलब टॉयलेट में जो साइफन लगता है वो रखे हुए हैं। एक साइफन के ऊपर वो बैठकर और कुछ बातचीत कर रहे हैं। एक दो लोग सामने खड़े हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसको बड़ा अजीब सा लगता है और ये बड़े चाव से, मतलब जो राम के पिताजी हैं वो बड़े चाव से ध्यान से देख रहे हैं। कह रहे हैं यार यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, बैठने में असुविधा हो रही है वगैरह वगैरह। और जैसे ही राम के पिताजी श्याम को देखते हैं, कहते हैं बेटा बहुत अच्छा किए तुम चले आए। एक काम करो, तुम्हारा काम यही है कि हमारे यहाँ यह जो साइफन है ना, जिसको कि टॉयलेट में यूज किया जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है और मैं यह चाहता हूं कि मेरा कोई भी कस्टमर अगर मेरे प्रोडक्ट को खरीद कर ले जाता है तो देखिए होता क्या है कि जब आदमी टॉयलेट में होता है तो उस समय वह पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहता है। तो तुमको हर एक साइफन को यह टेस्ट करना होगा कि जो हमारा कस्टमर है वह वहां पर जाकर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स हमारे प्रोडक्ट की वजह से उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको बड़ा अजीब सा लगता है। हर साइफन पर बैठना है, खड़ा होना है, चेक करना है। अब यह काम इसको अच्छा नहीं लगता। भाई आर्थिक समस्या है, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन 4 दिन हर साइफन को चेक करना, खड़ा होना, बैठना वगैरह वगैरह। काम तो करता है लेकिन दिल से नहीं करता, इसको अच्छा नहीं लगता है। अब एक समय ऐसा आता है कि जब यह निर्णय ले लेता है कि मुझे इस काम को छोड़ना होगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसी बीच किसी काम की वजह से श्याम को राम के घर जाना पड़ता है। शाम के समय में जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, काम की छुट्टी हो जाती है, तो वह राम के घर चला जाता है। लेकिन संयोग से राम के घर उसके पिताजी के अलावा कोई होता ही नहीं है। जब राम के पिताजी श्याम को देखते हैं तो श्याम को बुला लेते हैं अपने रूम के अंदर। अब श्याम जाता है राम के पिताजी के रूम में। सोफा लगा हुआ है, उस सोफे पर बैठता है तो उसकी निगाह जो है अनायास दीवालों के ऊपर जाती है। दीवालों के ऊपर बहुत सारी फोटोज लगी हुई है। गांव के लोग हैं और उस गांव में टॉयलेट बना हुआ है, उनके पिताजी की फोटो है, ऐसी बहुत सारी फोटो हैं। और ये बड़े गौर से उन फोटो को देखता रहता है। जब राम के पिताजी की निगाह श्याम के ऊपर पड़ती है कि श्याम जो है इन फोटोज को देख रहा है, तो जो राम के पिताजी हैं वो श्याम से कहते हैं बेटा देखो, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे गांव के अंदर, मैं गांव में रहता था और मेरे गांव के अंदर एक भी टॉयलेट नहीं था, जिसकी वजह से मेरे परिवार वालों को भी बाहर जाना पड़ता था। और इसी कारण जब लगभग मेरी उम्र 4 या 5 साल रही होगी तो मेरी माता जी का देहांत हो गया। शायद उस जमाने में टॉयलेट रहा होता तो मुझे बिन माँ का नहीं होना होता। तो बेटा मैं उसी समय ये तय कर लिया था कि मैं अपने गांव में हर घर में, जब भी मेरे पास सामर्थ्य होगा, तो मैं उसी समय तय कर लिया था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरे अंदर जब सामर्थ्य हो जाएगा, तो मैं अपने गांव के हर घर में टॉयलेट बनवाऊंगा। और बेटा जब मैं यह बात अपने गांव के दूसरे लोगों को कहता था तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, वो लोग मेरी टांग खींचते थे। बेटा आज की डेट में मैंने अपने गांव के अंदर हर घर में मैंने टॉयलेट बनाया है। और यह जो तस्वीर तुम देख रहे हो, ये मेरे गांव के उन घरों की तस्वीर है जिसमें मैंने टॉयलेट बनवाया है। मैंने यह तय किया हुआ था कि इस टॉयलेट के कारण अगली मृत्यु किसी की नहीं होगी। जो लोग उस समय मेरा मजाक उड़ाते थे, आज की डेट में जब वो लोग मुझे देखते हैं तो वो मेरी तारीफ करते हैं, मेरे लिए तालियां बजाते हैं। दोस्त अगर आप इस घटना को अगर खुद से रिलेट करके देखें तो मुझे लगता है कि यह जो घटना है हर एक अभिकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप किसी कार्य को करते हैं और कार्य को करने की वजह से उसके महत्व को अगर आप समझते हैं, तब उसके बाद आपका अपने कार्य से लगाव होता है। अब देखिए जो श्याम है, उनके परिवार की स्थिति सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनका मन अपने काम में नहीं लग रहा है। हो सकता है आपने LIC की एजेंसी ली हो, और जब आप LIC की एजेंसी ली हो तो आप सोचे हो कि यार चलो मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन आप अपना काम तब तक उस शिद्दत के साथ नहीं कर सकते हैं जब तक आपको LIC के महत्व का पता न हो। LIC की वजह से आप किस तरह का लाभ लोगों को दे सकते हैं इसका अगर पता नहीं है तो आप
अपना कार्य दिल लगा के नहीं कर सकते। श्याम जब अपने काम पर पहले दिन गया था और राम के पिताजी को बड़े ही चाव से उस साइफन के ऊपर बैठते हुए देख रहा था, खड़ा होते हुए देख रहा था, उसके विषय में डिस्कस करते हुए देख रहा था, जब वह यह देख रहा था कि उसके पिताजी कितने चाव से इस साइफन का काम कर रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये कौन सा काम है। लेकिन जब श्याम को यह पता चला कि इसके पीछे की मूल वजह क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी माँ को खो दिया और जिस कारण से खो दिया उसने यह तय कर लिया कि यह कारण ही मैं खत्म कर दूंगा, इस कारण की वजह से मेरे लोगों की डेथ नहीं होनी चाहिए। फिर वह खुद भी उस काम से लगाव करने लगा। ताकि जब आपके काम से लगाव हो जाता है ना, फिर आप अपने काम में अपनी मन मुताबिक आप उसका जो है रिजल्ट पा सकते हैं। एक घटना का जिक्र और करता हूँ। जहां तक मुझे याद है लगभग 16-17 के 2016-17 के नियर अबाउट एक अभिकर्ता से हमारी बातचीत हो रही थी। अभिकर्ता अच्छे अभिकर्ता हैं और मुझे लगता है कि उस ज़माने में 100 पॉलिसी 150 पॉलिसी हर साल वो सेल करते थे। अच्छा, उस ज़माने में एक कैंसर रिलेटेड पॉलिसी थी कैंसर केयर के नाम से, और एक पॉलिसी हुआ करती थी जीवन आरोग्य के नाम से। और मुझे पता है कि हमारे जो अभिकर्ता मित्र हैं ये जो 2 पॉलिसियां हैं इसको बहुत ही कम मात्रा में सेल करते हैं। अब अगर आप सेल करते हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अधिकतम अभिकर्ता इस पॉलिसी को बहुत कम सेल करते हैं, लोगों से बातचीत ही नहीं करते हैं। लेकिन हमारी ये जो अभिकर्ता मित्र थे, एक बहुत ही दुखद घटना इनके साथ हुई। उस जमाने में इनकी माताजी को कैंसर हो गया और कैंसर हो जाने के बाद ये जो हमारे अभिकर्ता मित्र हैं और इनके परिवार को इतनी ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसका वर्णन शायद शब्दों में तो नहीं किया जा सकता। इन्हें अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी ताकि यह अपनी माताजी का इलाज करा सकें, और भी बहुत सारी चीजें हैं और उसका अनुमान मुझे लगता है कि आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा बात को खींचना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब कुछ कर लेने के बावजूद भी वह इस रोग से अपने माताजी को बचा नहीं पाए और एक दिन माताजी का देहांत हो गया। पैसे भी खर्च हो गए और पैसे खर्च हो जाने के बाद हम जिस लिए खर्च कर रहे थे वह जो कारण था वह भी हमारा कारण का समाधान नहीं हो पाया, यानी हम अपनी माताजी को नहीं बचा पाए। अब ऐसी घटना अगर कहीं भी किसी के भी साथ होगी तो जिसके अंदर इंसानियत है दिल तो दुख ही जाएगा। सामने वाले व्यक्ति के लिए हम कुछ कर सके न कर सकें, लेकिन निश्चित रूप से वह जो मन की व्यथा होती है वह द्रवित तो हो ही जाती है। लेकिन उस अभिकर्ता साथी ने एक चीज तय कर लिया। तय क्या किया कि मैं हर व्यक्ति से, मेरे जितने भी कस्टमर हैं, मैं हर कस्टमर को यह जो LIC का कैंसर केयर प्लान है ये सेल करूंगा, इसकी बात करूंगा, जीवन आरोग्य पॉलिसी की बात करूंगा, क्योंकि यह जो योजना है यह इतनी बेहतरीन योजना है कि शायद अगर मैं यह अपने फैमिली के लिए अगर करा लिया होता तो मुझको इस तरह की परेशानी से झेलना नहीं पड़ता, इन परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। और उन्होंने इस घटना के बाद से इतना अच्छा इस प्लान को सेल किया है, दोनों ही जीवन आरोग्य योजना को और कैंसर केयर योजना को, जिसको कि पहले कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा इस पॉलिसी को सेल कर ले जाऊंगा। कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि जब हमें किसी प्रोडक्ट के महत्व का एहसास हो जाता है कि यह प्रोडक्ट क्या कर सकता है, इससे क्या लाभ होता है, हमें मतलब एक अभिकर्ता को यह पता हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना ज्यादा फायदेमंद है, फिर वह अभिकर्ता उस पॉलिसी को उतना ही ज्यादा सेल कर लेता है और आसानी से सेल कर लेता है। अब देखिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मार्च के महीने में आपने बहुत अच्छा व्यवसाय किया होगा, बहुत काफी मेहनत की होगी। अभी अप्रैल का महीना शुरू हो गया है तो मुझे लगता है कि आपके ब्रांच में क्लोजिंग भी हो गई होगी, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले गए होंगे। जो मेहनत आप मार्च में कर रहे थे वह मेहनत अभी तो नहीं कर रहे होंगे। क्या मैं सही हूँ? यदि मैं सही हूं तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि और तो कोई माध्यम नहीं है जिससे कि हम और आपसे डिस्कस कर हो सके। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जो आपकी पास प्रोडक्ट है, क्या आपको अपने प्रोडक्ट के महत्व का पता है? क्या कल की डेट में आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मालिक न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिस घर में आपके द्वारा बेची गई पॉलिसी नहीं है, आपके दिमाग में यह चल रहा है कि कोई दूसरा एजेंट आकर वहां पर बीमा किया हुआ है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, या इस तरह के कोई भी रीजन हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। कभी उस व्यक्ति ने आपको एक अपना पॉलिसी बॉन्ड दिखाया हुआ था जिसमें कि 5 लाख की पॉलिसी या 2 लाख की पॉलिसी उसने दिखाई थी, और उस व्यक्ति ने आपसे यह कर रखा था कि नहीं भाई, हमारे एजेंट बहुत अच्छे हैं, मेरा काम तो वही देखते हैं, मैं तो उन्हीं से सारा चीज कराता हूँ, ऐसा कुछ वो बोले हुए हैं। और इसके बाद आपने उस घर में प्रयास करना छोड़ दिया है, क्योंकि आपको भी लगता है कि भाई वो मेरी बात क्यों सुनेगा, उस एजेंट से ही काम कराएगा। लेकिन जब उस व्यक्ति की डेथ होती है, डेथ होने के बाद आपको पता चलता है कि LIC की पॉलिसी तो उसने जरूर कराई हुई है, लेकिन वह पॉलिसी
1.5 साल या 2 साल से बंद पड़ी हुई है, यानी पॉलिसी रिस्क ले ही नहीं रही है। अब दोस्त मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक मनुष्य होने के नाते, एजेंट होने के नाते तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आईने में अपनी शक्ल देखकर आप खुद से यह कह सकते हैं कि आपने अपनी ड्यूटी सही तरीके से की है? कल की डेट में अगर उस परिवार के बच्चों के साथ अगर किसी तरह की समस्या होती है तो क्या आप उस समस्या के लिए खुद को जिम्मेदार मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुझे पता है आपके सामने 50 तर्क हो सकते हैं कि आप अपने को जिम्मेदार न साबित करें, लेकिन अगर दिल से सोचिएगा, अगर एक इंसान होकर सोचिएगा तो निश्चित रूप से 100% जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आपने उस व्यक्ति के लिए 100% कोशिश नहीं की है, आपने जान नहीं लगा दिया है। आप जिस घर के बगल से गुजर जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं अगर इस घर में चला जाऊं तो मैं बीमे की बात कर लूंगा और बीमा हो जाएगा, लेकिन वह जो मन के अंदर की जो सोच है ना, वह आपको कि मैं यहाँ पर बीमा करूंगा, ये क्या सोचेंगे कि अपने फायदे के लिए, ऐसी सोच जाती है दिमाग में। तो आपकी इस सोच के कारण आपने उस व्यक्ति का बीमा नहीं किया और उसके परिवार में अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? आपने 100 पॉलिसी, 150 पॉलिसी, 200 पॉलिसी आपने सेल की है और आप जो कोशिश आपको करनी चाहिए 100% जो आपको अपना लगाना चाहिए वो आप नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपकी पॉलिसियां लैप्स हो रही हैं। और ऐसी कोई पॉलिसी में डेथ क्लेम आ जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यह अलग बात है कि आप यह कह सकते हैं कि मैं तो उनसे प्रीमियम मांगा था, उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया, या मैंने प्रीमियम जमा करने के लिए बोला था, मैंने पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए बोला था, लेकिन उसने रिवाइव नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप अपनी जगह एक एजेंट के रूप में सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मनुष्य के तौर पर बात कीजिए तो मुझे लगता है कि आपसे गलत कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स है और आप अपना 100% वहां पर नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपको देना होगा। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या मुझे लगता है कि 99% अभिकर्ताओं के साथ होती है। हम बीमा पॉलिसी बेचने जाते हैं, हमारा उद्देश्य यह होता है कि बीमा पॉलिसी को हम बेचेंगे तो मेरा फायदा होगा। हम बीमा पॉलिसी बेचने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि इससे जो कमीशन मिलेगा इससे मैं अपनी जरूरतें पूरा करूंगा। हम जब बीमा पॉलिसी बेचने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि जब हमारी यह पॉलिसी बिक जाएगी तो LIC के बोर्ड पर मेरा नाम आ जाएगा, मैं क्लब मेंबर बन जाऊंगा। मेरा 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 मेरा, यह जो मेरा मेरा चलता है ना, यह मेरा मेरा ही हमको सफल नहीं होने देता, हमको अच्छा परफॉर्म नहीं करने देता। आप इस सोच को 360 डिग्री घुमा दीजिए। जब आप फील्ड में निकलते हैं, देखिए एक छोटा सा उदाहरण कई बार मैं देता हूं, यहां भी देना चाहूंगा। आप उन महिलाओं को ध्यान दीजिएगा जो महिलाएं हाथों के ऊपर मेहंदी लगाती हैं। एक महिला कई महिलाओं के हाथ पर मेहंदी रचती है, तो जिन हाथों पर मेहंदी लगा हुआ होता है वह हाथ लाल होने में, यानी मेहंदी का रंग चढ़ने में, उन हाथों को 12 घंटा, 8 घंटा या 12 घंटा उसको इंतजार करना पड़ता है, तब वह हाथ लाल होते हैं। लेकिन जो हाथ दूसरों के हाथ पर मेहंदी रचते हैं वह बिना किसी मेहनत के अपने आप लाल हो जाते हैं। मेरे दोस्त, LIC का जो व्यवसाय है वह व्यवसाय ऐसा ही व्यवसाय है। आप जब तक अपने स्वार्थ में काम करते रहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपना 100% दे ही नहीं सकते। लेकिन जब आप बात करते हैं उस कस्टमर के फायदे के लिए, फिर आप किसी के दरवाजे के बाहर से गुजर के आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उस दरवाजे में एंटर कर जाएंगे। आप अपने कर्तव्य को समझेंगे, आप वहां पर अपना 100% देंगे और इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। मैं मानता हूं, हो सकता है कि आपने मार्च में बहुत बेहतर काम किया हो, बहुत ज्यादा मेहनत की हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट हो आपके अनुरूप मिला हो, न मिला हो सकता है, संभव है। लेकिन क्या यह थकावट मिटाने का समय है? अरे मेरे भाई, 60 साल के बाद एक बहुत बड़ी अवस्था होगी जिसमें आपको अपनी थकान मिटाने के लिए तमाम समय ही समय रहेगा। आप उस समय चाहेंगे कि हम काम कर लें, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं देगी। वास्तव में काम करने के लिए यही समय है और बिल्कुल सही समय है। आपको अपने फील्ड में निकलना होगा। आज आप आराम कर रहे हैं, कल भी आपने बिस्तर पर ही अपना समय बिताया था या दोस्तों के साथ गप्पे मारकर आप बिताए थे अपने टाइम को। क्या इस दौर के अंदर अगर आप किसी परिवार को बीमा की सुरक्षा दिए होते तो वह परिवार के लिए तो बेहतर होता। साथ में अगर उस परिवार में अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती या आने वाले समय में इस तरह की कोई कैजुअलिटी हो जाती तो वह उस परिवार को आर्थिक सुरक्षा होती, उसके बच्चे पढ़ने में आगे होते और वहां पर आर्थिक समस्या नहीं होती। तो दोस्त, मैं एक ही चीज कहूंगा, यह जो आराम का जोन है ना कि मार्च बीत गया है और थकावट मिटाना है, इस जोन से आप बाहर निकलिए
और बाहर निकलने का सबसे पहली जो शुरुआत है वो आप ये कीजिए कि आप अपनी कॉपी को ओपन कीजिए, किसी डायरी को ओपन कीजिए और आप यह तय कीजिए कि आपने कितने लोगों का बीमा किया है, उसमें कितनी पॉलिसियां लैप्स है, उन पॉलिसियों को कैसे रिवाइव कराना है, वह कौन सी पॉलिसी है जो आउटस्टैंडिंग प्लान है, उस आउटस्टैंडिंग प्लान को रन कैसे करना है और उनसे मिलना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे ग्राहक खत्म हो गए हैं। अरे मेरे भाई, आप इन कस्टमर से मिलना तो शुरू करो और जहां आप मिलने के लिए जाते हो पहले कोशिश करो कि वह बीमा चालू हो जाए, और अगर वह बीमा चालू हो जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है। बाई चांस नहीं भी चालू होता है या चालू होता भी है, आप वहां से तो क्लाइंट की मांग करो, भाई 2 लोगों का बीमा करा दीजिए, बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो चीज, जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैसेज मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, वो मैसेज आप तक पहुंचा होगा। और जिस दिन आपके दिल में यह आ गया ना कि मेरे क्षेत्र में एक भी बंदा जिसकी डेथ हो गई, उसके परिवार में मेरे द्वारा बेची गई पॉलिसी का डेथ क्लेम का पेमेंट होना ही चाहिए, उसके बाद लक्ष्य कुछ भी हो, आप चाहे MDRT, COT, TOT कोई भी लक्ष्य हो, आप बड़े आसानी से पूरा कर जाएंगे। आपको काम इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, वह तो ऑटोमेटिकली होता है ना। आप जाते हैं दुकानों पर सब्जी खरीदने के लिए तो वहाँ घलुआ मिलता है, हमारे यहाँ यूपी बिहार में घलुआ कहा जाता है कि आप जब कुछ सामान खरीद लेते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ा सा धनिया फ्री में मिल जाता है। तो ये जो MDRT, COT या क्लब मेंबरशिप है ना, ये तो फ्री में मिलने वाला घलुआ है LIC के अंदर। आपको देने के लिए जाना है, लेने के लिए नहीं जाना है। मिलेगा तो घलुआ में, वो अलग बात है, और बहुत बढ़िया मिलेगा। तो क्या मैं आपसे यह उम्मीद कर सकता हूं कि आज की डेट में आप फील्ड में निकलेंगे और अपना 100% नई पॉलिसी को करने के लिए, अपनी पुरानी पॉलिसी जो लैप्स पड़ी हुई है उसको रिवाइव करने के लिए, या आपके जेब में जितने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप अपना 100% देंगे? लेकिन समस्या फिर मेरे साथ वही है कि मुझे आपका जवाब मिलेगा कैसे। तो अगर जवाब देना चाहते हो मेरे दोस्त, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप LIC के एजेंट हैं तो फिर तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह से LIC से संबंधित छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी शेयर होती रहती है और इसका लाभ आपको LIC के बिजनेस में जरूर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने दूसरे अभिकर्ता साथियों को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि अगर आपकी वीडियो किसी दूसरे अभिकर्ता साथी को भी मिल गई जो आपके ब्रांच का नहीं, दूसरे ब्रांच का है, तो आपकी वजह से 2 अलग क्षेत्रों में, एक क्षेत्र में तो आप काम करेंगे, दूसरे क्षेत्र में वह जो आपका अभिकर्ता मित्र है वह काम करेगा, ज्यादा लोगों को बीमा की सुरक्षा मिलेगी। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो कुछ ज्यादा पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए अब अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो वैसे न चाहते हुए भी काफी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा, या इसके लिए मैं तो आपका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।